इजराइल और हमास की जंग में जहां एक तरफ पूरी दुनिया दो खेमों में तकसीम हो चुकी है, वहीं मुस्लिम दुनिया भी अब दो ग्रुप्स में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ मुस्लिम मुल्क तो खुलेआम फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े हुए हैं। एक तरफ ईरान और सऊदी अरब ने इस मामले पर मुलाकात की है। यूएई ने इजराइल और गाजा में मौजूदा तशद्दुद के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान भी खुलकर हमास की हिमायत कर रहा है और इजराइल पर सीधे उंगली उठा रहा है। मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी फिलिस्तीन की हिमायत में है, लेकिन फिर भी साफ सामने आने से बच रहे हैं, यानी साफ छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो यह भी माना जा सकता है कि कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे भी हैं जो अपने जाती मफाद की वजह से खुलकर सामने आने की एहतियात बरत रहे हैं। इसी मौजू पर आज बातचीत करेंगे। مخيم جباليا اللي عارف في قلب المخيم، في قلب المخيم هذا سوبر ماركت رابع. तो इजराइल और जो हमास के बीच जंग इस वक्त जारी है, उसमें क्या रुख अरब ममालिक का है, उसी पर आज चर्चा करेंगे, उसी पर बातचीत करेंगे। आज ईरान और सऊदी की भी जो बातचीत हुई है उसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए, इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ आपका करा देते हैं। शौकत भारती, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ सुहेल काजमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में है। आप सभी का बेहद इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया अजीज सलाम को वक्त देने के लिए। शौकत भारती साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से। इजराइल एक तरफ और अरब ममालिक की अगर बात की जाए, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो अब तक खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। हालांकि ये खामोशी पहले नहीं थी, फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज उठती हुई नजर आती थी, फिर अब सूरत हाल क्या है? देखिए, वैसे कोई आज से नहीं, ये दुनिया तो काफी दिनों से दो खेमों में बटी है। एक खुलेआम इजराइल के साथ है और जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जितनी भी रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ पास हुई उसको विटो किया, उसकी मुखालफत की। ठीक है, जो कल उनके साथ खड़े थे वो आज भी खड़े हैं। हाँ, ये जरूरी है, जरूर देखा गया कि आज जिस तरह से मुस्लिम ममालिक इजराइल के साथ खड़े रहते थे वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वजह क्या है कि अवाम जो है वो पूरी तरीके से नाराज है और अवाम को ये पता है कि यूनाइटेड नेशन में आज तक जितनी भी करारदाद पास हुई है उनमें से किसी के ऊपर अमल नहीं हुआ, और जिसका नतीजा आज इजराइल ने पूरी तरीके से क्या किया है कि गाजा को बॉम्ब से पाट दिया है। तो ये जो जुल्म हो रहा है ये कोई आज की बात नहीं। दूसरी बात ये है कि जो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, तो ईरान के रेवोल्यूशन के बाद खुलकर फिलिस्तीन की हिमायत के अंदर ईरान खड़ा था, वो आज भी खड़ा है। हाँ, हालात ये हैं कि इस वक्त सिर्फ ईरान ही नहीं खड़ा है, धीरे धीरे ओआईसी के तमाम कंट्रीज भी फिलिस्तीन के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं जी। और यहाँ तक कि सऊदी अरब जो है वो भी इस वक्त जो है ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और खड़े होने के बाद वो भी इस बात को कह रहा है कि फिलिस्तीन के साथ ज्यादती हुई है जी। तो जो दो खेमों की बातचीत है, आज आप देख लीजिए कि किस तरह से बाइडन ने आकर सीधे तौर के ऊपर इजराइल को सपोर्ट किया, और ना सिर्फ उन्होंने जबानी सपोर्ट किया बल्कि असलहा भी भेजा, अपने मिनिस्टर को भी भेजा, पूरी तरीके से सपोर्ट किया। और जो झूठ फैलाया गया इजराइल का कि भाई 40 बच्चों को ज़िबा कर दिया, उस झूठ में भी पूरे तरीके से बाइडन ने नेतन्याहू को सपोर्ट किया। तो ये चल रहा है, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि अब लेबनान के अंदर भी खुली हुई मुखालफत हो रही है, जॉर्डन में भी मुखालफत हो रही है, सीरिया में भी मुखालफत हो रही है। अरब कंट्रीज के पूरी अवाम जो है
वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर चर्चा आगे करेंगे। ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? क्या तकसीम होती हुई जो दुनिया है दो धड़ों में आपको भी नजर आती है? अरब ममालिक के रुख पर कई तरह के सवाल हैं कि आखिर खामोशी क्यों है, चुप्पी क्यों है उस तरफ? सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की डेट में दो खेमों में दुनिया का बंटना, एक तो वेस्ट वर्ल्ड हमेशा से इजराइल के साथ रहा है, और जहां यूएस जिसका साथ लेता है, वेस्ट आंख बंद करके उसके पीछे चला जाता है। उसके जो है फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, जो भी वेस्ट के कंट्री है, उनका इंटरेस्ट है इजराइल के साथ बंधा हुआ दिखता है। लेकिन मैं इतना सरप्राइज होता हूँ कि 1948 से लेके आज तक ये स्ट्रगल चलता आ रहा है। अरब वर्ल्ड एक नहीं हो पाता है किसी भी इशू पे। क्या बंदिशें हैं, क्या मजबूरियां हैं आपकी, जो एक सही कॉज को आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये धर्म का मामला नहीं है, रिलीजन का मामला नहीं है, ये इशू का मामला है। ये एक ऐसा इशू है कि इसको सेटल होना है। एक देश, यहूदियों को आप लाके वहां बता देते हैं, एक देश बना देते हैं। जिनका देश है उनको आप मार्जिनलाइज कर देते हैं और उनके हुकूक की बात नहीं करते हैं, और हुकूक की जब बात होती तो आप एक मत नहीं होते हैं। तो इस तरीके के अगर आप डिवाइड रहेंगे तो नेचुरली आपके इंटरेस्ट के ऊपर दूसरे इंटरेस्ट हावी होते हुए दिखेंगे। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में भी देखिए, कोई हमास का एक्शन तो कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। जिस तरीके से उन्होंने टेररिस्ट एक्ट किया है वो कंडेनेबल है, निंदनीय है, ये ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वेस्ट बैंक में आप का बार्बरिक एक्शन है इजराइल का, जिस तरीके से रमजान के महीने में जो मुस्लिम नमाज पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर एट्रॉसिटीज होती हैं, डॉग स्पॉट छोड़ा जाता है, ग्रेनेड मिलता है, तो वो भी एक पहलू है। जिस तरीके से वेस्ट बैंक में रिसेटलमेंट कॉलोनी को आपने टारगेट किया इजराइल, तो इजराइल का इस तरीके का एक्शन तो लगातार चलता रहा है। लेकिन जब आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो अरब वर्ल्ड को एक होना बनता है, धर्म के नाम पे नहीं, इशू के नाम पे। मेरा मानना है धर्म तो हमेशा अलग अलग विचार होंगे, धर्म के कई सारे पहलू होंगे, कई सारे सेक्ट होंगे, कहीं एक मत नहीं होगा, सबके अपने अपने विचार होंगे। लेकिन जो सही बात है उसको कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए, उसमें एक मत होना चाहिए। आज की डेट में मेरा मानना है कि पूरे वर्ल्ड को हमास के एक्शन को कंडेम करना चाहिए, लेकिन जो फिलिस्तीनी का इशू है उसको उस पर सबको एक मत होना पड़ेगा। अगर नहीं होते तो भारत इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। पीके सहगल साहब का भी यहाँ पर हम रद्द-ए-अमल लेना चाहेंगे। पीके सहगल साहब, हम देख रहे थे पहले जिस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आते थे, लेकिन अब हमास ने ऐसे वक्त में हमला किया, ये कहना भी गलत नहीं होगा जब कवायद ये चल रही थी कि इजराइल कोशिश कर रहा था कि रिश्ते बेहतर हो जाएं यूएई के साथ, बहरीन के साथ। हम देखते हैं कि कई मुआहदे हुए, कई मुआहदों पर दस्तखत 2020 के बाद से देखने को मिला था। तो इस बीच हमास का ये हमला होता है, क्या चुप्पी इसी वजह से है? क्योंकि इजराइल की कोशिशें भी थी कि अरब ममालिक के साथ अब रिश्तों को बेहतर किया जाए। देखो, हमास जो है, हिजबुल्लाह जो है, काफी ज्यादा चिंतित थे कि मिडल ईस्ट को रीशेप किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका चाहता था बड़े पैमाने पर रिलेशन जो है इंप्रूव हो जाए इजराइल के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में। उससे पहले देखो तो उन्होंने यूएई के साथ में रिश्ते इंप्रूव किए। फिर उन्होंने एक G20 मीट के समय एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर की बातचीत हुई, जिसमें भी इजराइल को ऑपरेट किया जाता था, यूरोप को ऑपरेट किया जाता था। तो इजराइल साफ तौर पे, पैलेस्टीनियन जो है साफ तौर पे, और हमास और उनको साफ तौर पे नजर आ रहा था कि उनके जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। 60 से 70 साल से उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो उम्मीदें हैं कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट बने फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू रिवर जॉर्डन, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अनेकों यूएन रेजोल्यूशंस पास हुई, हर यूएन रेजोल्यूशन को या तो वेस्ट ने वीटो किया, अगर वीटो नहीं किया तो इजराइल ने किसी भी हालत में किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर अमल नहीं किया। सबको कंडेम किया और सबको कहा कि वी डोंट केयर अ फिग अबाउट दिस। और 60 to 70 इयर्स पे अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाते रहे। जिन साउथ इजराइल में जहाँ पे हमास ने हमले किए, पहले उनका तरीका तो निंदनीय है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिन इलाकों पर उन्होंने हमले किए वो इलाके सारे के सारे गाजा के थे, जिनको उन्होंने ऑक्यूपाई किया, और ऑक्यूपाई करने के बाद उनके नाम चेंज करके उनको सेटलमेंट में कन्वर्ट किया। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाई हैं। ईस्ट जेरूसलम में सेटलमेंट्स बढ़ाई हैं, वेस्ट बैंक में, और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम वर्ल्ड की मॉस्क है अलास्का, उसके ऊपर भी हर प्रकार से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो रॉक डोम है, जो पिछले कम से कम 600-700 साल से कायम है, गोल्डन डोम, उसको भी तोड़कर वो जूश टेंपल बनाना चाहते हैं उसके ऊपर।
तो ये इस तमाम चीजों को वेस्टर्न वर्ल्ड ने या अमेरिका ने कंडेम नहीं किया, इसको नजरअंदाज करते रहे। तो उनको साफ तौर पर नजर आ रहा था कि उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो एस्पिरेशन है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और जो इजराइल और अगर सऊदी अरेबिया के रिश्ते और इम्प्रूव हो जाएं तो वास्तव में हमास हमेशा हमेशा के लिए और बैकफुट पर होगा। ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि इस माफी की कार्रवाई करने की, और उन्होंने फायदा उठाया 3 चीजों का। एक, उस समय इसराइल में त्योहार चल रहा था। दूसरा, इस समय बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसराइल में। नेतन्याहू जेल से बचने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को भी कर्टेल करना चाहते हैं। तीसरा, इस समय बहुत बड़े पैमाने पर इजरायली पब्लिक जो है वो डिससैटिस्फाइड थी नेतन्याहू के साथ, और नेतन्याहू की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है बीइंग सपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। साथ ही साथ बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया था। उनको लगता था कि हमास तो बहुत कमजोर है, हिजबुल्लाह बहुत कमजोर है, सुपने में भी वो इस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकते। 2021 से तैयारी की जा रही थी, और तैयारी खुलेआम की जा रही थी, जिसको साफ तौर पे गाजा से देखा जा सकता था। लेकिन इजराइल को इतना कन्विक्शन था कि वो इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, उनको लगता था कि इस माफी की कार्रवाई की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, मतलब जो शिद्दत रही हमले की उसका अंदाजा इजराइल को नहीं हो पाया था। सोहेल साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। एक और आज जो तस्वीर सामने आई, कहा गया, इल्जाम लगाया गया अमेरिका के जर्नल में, साफ तौर पर इंकशाफ था कि ईरान को ये सब पहले से पता था। कहा जा रहा है कि जो बैकअप है वो ईरान ने यहाँ पर तैयार किया था कि ये हमला कैसे होने वाला है, कब होने वाला है। जरूर इसका इल्म भले ही ना हो, लेकिन तैयारी जो है वो पूरी थी। ऐसे में ईरान ने ही खुलकर फिलिस्तीन का साथ देने की बात भी कही, उन्होंने कंडेम भी नहीं किया। हमला हमास का साथ देने की बात ईरान की ओर से की जा रही है। और आज सऊदी और ईरान के बीच भी हमने मीटिंग देखी। मुस्तकबिल की सूरत हाल किस तरह की नजर आ रही है? बिल्कुल, एक साहिर लुधियानवी का शेर मुझे याद आया है। मैं उसको यहाँ कहना चाहूंगा। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में हो, अमरे आलम का खून है आखिर। वॉर इज ए वॉर, और इसका नुकसान जो है वो आपके सामने है। और बिल्कुल ठीक, अगर आप इसको क्लोजली देखें तो एक दिन की प्लानिंग नहीं है, काफी सालों से प्लानिंग इसकी हो रही होगी। और इस पर्टिकुलर वॉर से हमें योम कीपर वॉर की याद आती है, जो आज से 50 साल पहले इसी ढंग से, इसी तरीके से हुई थी, जो सीरिया ने इसराइल पे की थी 50 साल पहले। उसी पैटर्न पे ये एक वॉर का नक्शा आपके सामने आया है। और पूरी दुनिया जो है, जहां G20 पे जुड़ रही थी, G20 की जो कॉन्फ्रेंसेस आप देख रही है पूरे बड़े सगीर में जुड़ रही थी, इस वॉर से आधी दुनिया एक तरफ हो गई, आधी दुनिया एक तरफ हो गई है। अपने अपने ओपिनियंस में दुनिया बट गई है, और जिसका नुकसान जो है इंसानियत को होगा, ह्यूमन रेस को होगा, और वो हो रहा है। आज 6वां दिन है इस वॉर को, कि शुक्र है आज उन्होंने बात की है ईरानियन प्रेसिडेंट ने अपने सऊदी अरेबिया के सदर से, तो कुछ पेशरफ्त बातचीत की शुरू हुई है, जो मैं समझता हूँ जल्दी होनी चाहिए थी, इमीडिएट होनी चाहिए थी, 6 दिन वेस्ट नहीं होने चाहिए थे। अब इसका रद्द अमल जो है, जिसकी तरफ आप खुद ही इशारा कर रही है कि एक रणनीति की तरह ये वॉर हुई है। ये एक दिन में या 1 घंटे में प्लान करके ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और इसका नुकसान आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, सारी कंट्रीज न्यूक्लियर है, और उसका जो खमियाजा है 2 कंट्रीज में वॉर से बहुत से ममालिक जो है वो तहस नहस होते हैं, उनकी इकोनॉमीज जो है शटर होती हैं, ह्यूमन जो वायलेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पेशरफ्त आज बात करने की हुई है, उसका रिजल्ट क्या आता है, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक कहती है कि ईरानियन जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और वो सारी दुनिया को पता है किस तरह से वो जो पनडुब्बियों को भी उन्होंने सीज किया, अमेरिकन पनडुब्बियों को, जो और सीज करने के बाद वापस भी नहीं दिया। और वो जो उसमें जो पनडुब्बियों में जो लोग थे, 200-250 लोग होते हैं तकरीबन, उनको भी उन्होंने अपने पास गिरफ्तार किया हुआ। ये सब चीजें जो है पेशरफ्त है, एक दूसरी कड़ी है जो बनती जा रही है। तो इसमें डायलॉग और यूएन की इंटरवेंशन जो है वो बड़ी मस्त है टू रिजॉल्व द फर्दर ह्यूमन लॉस एंड क्राइसिस।
बिल्कुल, जब इससे पहले भी कई मौजू पर चर्चा हुई, हमने देखा कि कई मुआहदे जो थे वो पेश किए गए और कहा गया कि अरब ममालिक की ओर से हामी नहीं भरी गई है। कई तरह से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक मुद्दा वहीं के वहीं बरकरार है। शौकत साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे अब मुस्तकबिल में फिर सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि हमास की मजम्मत न करना, सऊदी और ईरान का साथ आकर इस मामले पर बात करना, बल्कि तलखी देखी जाती है। एक इतिहास रहा है इनकी तलखी का, इनकी छुटपुट जो जिस तरह के सूरत हाल उस वक्त में बनते थे उसे ओवरकम करने की कोशिश की गई है। तो क्या लगता है कि अब इस मुद्दे को सुलझाने की तरफ एक पॉजिटिव कदम उठाया जाएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी एक वॉर, एक्सचेंज ऑफ वॉर नहीं थी, अब कई दिन बीत चुके हैं और इसी वजह से संजीदगी जो है इस मामले में बढ़ने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो फोकस किया जा रहा है वो प्रॉपर पिन पॉइंट फोकस नहीं किया जा रहा है। पिन पॉइंट फोकस ये नहीं है कि हमास ने इजराइल पर अटैक किया सरप्राइज। फोकस ये है कि ये इजराइल एक्चुअली कर क्या रहा है। ये वो इजराइल है जो 75 साल से फिलिस्तीनियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये उन फिलिस्तीनियों के लिए मुसीबत बना हुआ है कि जब ये यहूदी फिलिस्तीन के समंदर में खड़े होकर फिलिस्तीनियों से कह रहे थे, उनके जहाज के ऊपर एक बोर्ड लगा था कि पूरी दुनिया ने हमें ठुकरा दिया, अगर तुम जगह नहीं दोगे तो हम इस समंदर में डूब के मर जाएंगे। यानी जिन लोगों को फिलिस्तीनियों ने अपने मुल्क के अंदर दुनिया जब पनाह नहीं दे रही थी, जिसने पनाह दिया उसका सुख इन्होंने छीन लिया इन्होंने। अब सवाल यह पैदा होता है, जब उनकी कोई बातचीत होती है तो उस पर जो है क्या होता है, यहां से लेकर यूनाइटेड नेशन तक जो सारी बातें होती हैं सिर्फ बात होती है, रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन किसी बात को ये नहीं मानते। और कोई आज से इजराइल हमला नहीं कर रहा, 2008 से लेकर 2023 तक, यानी 7 अक्टूबर से पहले 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, जिसमें 33,000 बच्चे थे। इससे पहले भी लगातार झड़प होती रही, यानी झड़प होती रही, लोग बैठते रहे, लेकिन किसी ने इजराइल की गलती को फोकस करके, इजराइल को कंपेल करके सही बात को मनवाने की कोशिश नहीं की। अभी भी जो बातचीत चल रही थी, इसमें हुआ क्या था कि सऊदी अरब और अरब कंट्रीज से बात करके, यानी हम क्या करें कि ये मुद्दा जो है ना हल करें, बल्कि हम रिलेशन अरब रूलर से कर लें। तो ये कौन सी बातचीत है कि फिलिस्तीन को कोई राइट न दिया जाए, उनके सारे राइट्स छीन लिए जाए। गजा को एक ओपन जेल बना रखा है जहां के ऊपर उनका जीना दूभर कर रखा है। यानी जिस मुल्क ने उनको पनाह दिया था, उनको उन्हीं लोगों को उनके मुल्क के अंदर जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, अब वो लोग ये चाह रहे थे कि हम अरब कंट्रीज से बात करके, यानी हमारा जुल्म चलता रहे। तो अगर ये आज बात की जा रही कि हमास ने ऐसा अटैक किया, अरे इससे पहले 34 दिन हिजबुल्लाह की वार हुई, उससे पहले कई झड़प हो चुकी हैं। तो आखिर आज तक तमाम दुनिया के मुल्कों ने इजराइल को यूनाइटेड नेशन में किए गए फैसले को मानने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया? सवाल ये है, सारी डिस्कशन ये हो रही है कि साहब की वो हमास ने हमला कर दिया। अरे हमास ने क्यों किया? जो लोग कल पत्थर से लड़ रहे थे, यानी वो लोग जो पत्थर से लड़ते थे और आपके टैंक के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, आज उनके हाथ में रॉकेट कैसे आए? क्या वजह हुई कि आज वो इतने पावरफुल हो गए कि वो इजराइल के अंदर घुसकर अटैक कर रहे हैं? और आज भी आपकी हैसियत नहीं है कि उनसे ग्राउंड बैटल कर ले। आपकी पोजीशन ये है, आप एयर रेड जो कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि ग्राउंड बैटल करने की आज भी फिलिस्तीनियों से हिम्मत नहीं है। ठीक है, इन फिलिस्तीनियों को जो सवाल आपने उठाया, ठीक है, इस पर अब जवाब तलाश करते हैं। शरदेंदु साहब, जिस तरह शौकत साहब ने कहा कि जो पिन पॉइंट है उस पर तो बातचीत की ही नहीं गई आज तक। देखिए, अपने गिरेबान में भी झांक के देखने की बात है। फिलिस्तीन के कॉज को पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन आप भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। फिलिस्तीन खुद इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जब बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन हुआ था, आपको 48% टेरिटरी उस इलाके की दी गई थी और इजराइल को 42% था और 8% यरूशलेम को बोला था यूएन का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो 5 अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला किया और युद्ध में हार गए।
और युद्ध में जब हारे तो इजराइल ने उनकी जमीन नहीं दी, और उसके बाद तमाम तरीके के 5 बार युद्ध हुए और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और हर बार अपने आप ने अपने कॉज को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध का सहारा लिया, वायलेंस का सहारा लिया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर एक यासिर अराफात ऐसे थे जो फिलिस्तीन के कॉज को पूरे वर्ल्ड के फोरम में एक अहिंसात्मक तरीके से रखने में सफल हुए और उन्होंने पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट हासिल किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यही हमास देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसने हमेशा मिलिट्री को बढ़ावा दिया, मिलिटेंट एक्शन को बढ़ावा दिया है, हथियारों की बात की, पीस की जो भी बात करता है वो या तो फिलिस्तीन से एलिमिनेट कर दिया जाता है या इजराइल में एलिमिनेट कर दिया जाता है। वहां पीस की बात करने वाले को कमजोर समझा जाता है, यही सबसे बड़ी गलती हुई है। हिंदुस्तान ने विश्व को एक गांधी दिया था और उस गांधी ने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिलाई। इस अप्रोच को उन्होंने अपने कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज होने दिया। लेकिन फिलिस्तीन का मूवमेंट हिंसा और अहिंसा के बीच में फंस के रह गया। जब आप कमजोर पड़ते हैं तो अहिंसा की बात होने लगती है। मोहम्मद अब्बास कहते हैं हम प्रेसिडेंट है फिलिस्तीन के। जब आपको हथियार मिल जाते हैं तो हमास अटैक कर देता है। तो आपका भी मूवमेंट कुछ हद तक कंप्रोमाइज हुआ है। इजराइल ने आपके ऊपर एग्रेशन किया, एरिया कैप्चर किया, आपको जीने नहीं दे रहा, आपके ऊपर सर पे बैठा हुआ है, ये सच है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं रास्ते से भटके हैं। पूरा अरब वर्ल्ड रास्ते से भटका है। आज एक ऐसा मौका है जबकि 22 के 22 के 25 के 25 देश एक आ सकते हैं फिलिस्तीन के कॉज के लिए, लेकिन उसमें भी एकजुटता नहीं है। कोई धीरे से सपोर्ट कर रहा है, कोई इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, कोई यूएई कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं। तो आप में भी एकजुटता नहीं है। मुस्लिम कॉज और फिलिस्तीन के कॉज में अभी एकजुटता नहीं है। अमेरिका बोलता है तो पूरा वेस्ट एक लाम बंद हो जाता है। अमेरिका अपना जंगी बेड़ा भेजता है, इजराइल की मदद करता है और कहता है कि कोई देश इसमें इंटरफेयर ना करे, मैं इंटरफेयर करूंगा और कोई ना करे। ये कौन सी लॉजिक हुई? अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी इंटरफेयर करने का हक है। ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। आज की डेट में वर्ल्ड मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रहा। अगर अमेरिका के बात की कोई से है तो फिलिस्तीन के बात की भी से होनी चाहिए, जॉर्डन के भी बात की से होनी चाहिए और सीरिया की भी बात होनी चाहिए। रूस ने देखिए एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट दिया, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट चाहिए। हमास को एलिमिनेट करके आप फिलिस्तीन के कॉज को रद्द करना चाहते हैं या हमास को एलिमिनेट करके आप गाजा पट्टी को और सिकुड़ना चाहते हैं, वेस्ट बैंक पे और सेटलमेंट करना चाहते हैं? ऐसे आप फिलिस्तीन का अस्तित्व मिटाने की जो आपकी जो मंशा है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। मेरा मानना है कि अगर फिलिस्तीनी में एक जान है तो इजराइल में एक जान है। एक इंसान की कीमत एक इंसान है। ऐसा नहीं हो सकता कि इजराइल की कीमत ज्यादा और फिलिस्तीन की कीमत कम और फिलिस्तीन की कीमत ज्यादा और इजराइल की कम है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो मसला है शांति से सॉल्व होगा, टॉक टेबल पे होगा। आप कुछ बढ़िए, मैं कुछ आगे पीछे आऊंगा और इस तरीके से दोनों को टू नेशन थ्योरी को मानना पड़ेगा। 67 के पीछे अगर आप जाएं तो देखिए जेरूसलम में भी वेस्ट जेरूसलम पे इजराइल का कंट्रोल था और ईस्ट जेरूसलम पे जॉर्डन का आधिपत्य का कंट्रोल था। तो इस तरीके कुछ आपको यरूशलेम का मसला सॉल्व करना पड़ेगा। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी आपके पास है, एक सेफ कॉरिडोर आपको देना पड़ेगा और ये सिर्फ शांति से हो सकता है। लड़ाई कैसे होगा, तो पीस प्रिवेल कैसे होगा? बिल्कुल कि बातचीत की जानी चाहिए। कोई मुआहदे अब तक कई लेकिन साइन किए गए हैं, उस पर अब आगे किस तरह का बदलाव देखा जा सकता है, मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है? पीके सहगल साहब, आपका यहाँ पर रुक करना चाहेंगे। क्या ओआईसी की जो खामोशी है या फिर यकजहती, जिस तरह से सवाल उठा कि एकजुटता यहाँ पर नजर नहीं आती है, कोई एक आवाज यहाँ से बुलंद नहीं की जाती है और इसी वजह से पीस प्रिवेल नहीं हो पाता, जो असल मुद्दा है उससे वक्त वक्त पर भटक जाते हैं? ये आपका सवाल बहुत ही अहम है और खास करके आज के माहौल में इसके ऊपर बातचीत होना बहुत ही लाजमी है जी। सबसे पहला तो इजराइल को साफ तौर पर नजर आ गया कि उनकी जो मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इजराइल के पास सब कुछ था, कंप्लीट एयर डोमिनेंस है, एयर डिफेंस है, टॉप क्लास आर्मी थी, टॉप क्लास एयरफोर्स था, टॉप क्लास सिक्योरिटी, टॉप क्लास इंटेलिजेंस था जी। हुई है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें ज्यादा नुकसान बाकी अरब नेशंस को हुआ है। पीके सहगल साहब, आपकी बात सुनेंगे। इस वक्त टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। सोहेल साहब, आपका रुख करते हैं, यही आपसे समझना चाहेंगे। ओआईसी की यकजहती पर यहाँ सवाल उठ रहा है, क्यों अरब ममालिक के अलग अलग बयान है? कोई हमास की मजम्मत कर रहा है, कोई फिलिस्तीन के साथ तो है, हमास की मजम्मत करता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई इजराइल के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ये कैसे सूरत हाल जो है बेहतर हो? देखिए, अगर आप क्लोजली देखें कि अमेरिका की जो पॉलिसीज है, खासकर ट्रंप के आने के बाद
ट्रंप की हुकूमत के बाद वर्ल्ड सीन जो है, वर्ल्ड सिनेरियो जो है, टोटल बदला है एज फार एज रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज आर कंसर्न, और डिप्लोमेटिकली भी चेंज आई है सारे ममालिक में ट्रंप की रूल के बाद। और उसमें इंडिया का स्टांस भी क्या रहा नेहरू के टाइम या इंदिरा के टाइम या उनके बाद के टाइम, और आज का स्टांस कैसा है मोदी के वक्त का, आपके सामने ही है। तो चेंज आई है माइंड सेटअप में, और वो जो चेंज ऑफ माइंडसेट हुआ है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली है, और उसमें हर मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ क्या फायदा और नुकसान है वो मुल्क उस तरह से देखता है। और जहां वर्ल्ड सीन पे इकट्ठे होने की बात है वहां एकजुटता नहीं बन रही है, जो मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेट है। जहां तक मैंने पहले कहा ह्यूमन राइट वायलेशंस का ताल्लुक है, उस पे हमें बात करनी चाहिए, चाहे यूएन रेजोल्यूशंस की बात हो या ओआईसी की बात हो, कोई भी हो, वहां इमीडिएट आगे आना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। जो एक मैं समझता हूँ एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है, अलार्मिंग से स्टेप्स है जो अच्छे नहीं है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन आज जैसे आप भी कह रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि बातचीत शुरू हुई है, अब उसका रद्द अमल क्या आता है, किसके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सामने आ रहा है। इसीलिए कोई साइलेंट है, कुछ दबी जबान में बोल रहा है, और कोई खुल के समर्थन दे रहा है। तो ये सब चीजें जो है मुझे लगता है शाम तक, कल तक कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगोशिएशंस की बात करनी शुरू होगी, उसके बाद ही कोई बातचीत हम कर सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि ईरान और सऊदी की जो बातचीत हुई है उससे अब क्या सामने आता है, क्या तस्वीर साफ हो पाती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पीके सहगल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ओआईसी के जो रुख है, जो यकजहती कायम ना हो जाने की बात है, इस पर आप तफसील बयां कर रहे थे। देखो, ओआईसी नेशन और जीसीसी नेशन को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जितने भी मुस्लिम अवाम है और जितने भी अरब अवाम है, वो उनकी सिंपथीज जो है पैलेस्टीन के साथ में है, और उनकी सरकारें इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। सलमान को भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर वो उनके पक्ष में बातचीत नहीं करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे मुस्लिम वर्ल्ड जो है और अरब वर्ल्ड है, आहिस्ते आहिस्ते जो है 100% जो है हमास को सपोर्ट करेगा, और वही उसको करना चाहिए। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान बड़े पैमाने पर हमास को भी मदद करता रहा है, हिजबुल्लाह को भी मदद करता रहा है। रशिया को बहुत फायदा हो रहा है। रशिया साफ तौर पे कह रहा है कि वो कंप्लीटली इन एग्रीमेंट है कि जो कार्रवाई हुई है वो उसका मुख्य कारण है इजराइल और अमेरिका। यानी दूसरे लफ्जों में पूरे के पूरे 55 से मुस्लिम नेशंस हैं जो उनको अपने साथ एक तरफ करना चाहता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए और अमेरिका के लिए बड़ा जबरदस्त खतरे की घंटी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करेगा इजराइल, क्योंकि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास इस समय हथियार जो हैं वो कई गुना ज्यादा हैं, उन्होंने जमा किए हुए हैं बनिस्बत हमास के। और अगर हिजबुल्लाह भी खुल के अंदर आ गया, सीरिया भी आ गया, लेबनान भी आ गया, तो इजराइल के लिए बहुत ही जबरदस्त चिंता की घड़ी होगी, मुसीबत की घड़ी होगी, मल्टी फ्रंट वॉर हो जाएगा जी। और पहली बार इजराइल को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक तरफा युद्ध नहीं है, हर खेल में 2 खिलाड़ी हैं, और इस बार दूसरा खिलाड़ी उतना ही मजबूत है जितना इजराइल है। पहली बार है कि इजराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर बड़े नुकसान हो रहे हैं, उनके लोग जो हताहत हुए हैं वो शायद हमास से ज्यादा हैं। ऐसे में उनको साफ तौर पर नजर आता है, उनका अवाम ही उनको फोर्स करेगा अपनी सरकारों को ओवर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कि बड़ा लाजमी है कि शांति के लिए वो पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट करे। साफ तौर पर दुनिया जानती है, इजराइल भी आज जानता है, अमेरिका भी जानता है कि किसी भी विषय का हल जो है लड़ाई के माध्यम से नहीं निकलेगा। डायलॉग एंड डिस्कशन इज द नीड ऑफ द आवर, और डायलॉग और डिस्कशन तभी होगा जब एक किस्म से युद्ध विराम होगा। इस समय अगर नेतन्याहू युद्ध विराम करते हैं तो उनकी कुर्सी डगमगा जाएगी, क्योंकि सारे के सारे उनसे पूछेंगे कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद, इतनी टॉप इंटेलिजेंस होने के बाद में, इतनी बड़ी फोर्सेस होने के बाद में, इतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम के बाद में इतना बड़ा सरप्राइज कैसे हुआ, इतना बड़ा नुकसान उनको कैसे हुआ। ये सवाल तो आज भी उठने शुरू हो गए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग द एंटायर नेशन इज कम टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ नेतन्याहू, और उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया है, लेकिन इट्स ओनली अ टेम्पररी थिंग। आहिस्ते आहिस्ते ये सवाल पूछे जाएंगे और नेतन्याहू इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक, बिल्कुल। मैं चाहूंगा अगर इजराइल गलती मत करे ग्राउंड इन्वेजन की, अगर ग्राउंड इन्वेजन की गलती करता है तो उनको रोड टू रोड, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, अर्बन एरिया में फाइटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें उनके कैजुअलिटी जो है कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे जी। हमास जो होंगे बिल्डिंग में वो छुपे होंगे,
जो अटैकर्स हैं वो आउट इन द ओपन हुए, उनकी कैजुअलिटीज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होंगी और कुछ नहीं निकलने वाला। अरब वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड है वो चुप नहीं रहेगा। 2.3 मिलियन लोगों को इजराइल ने कैद किया हुआ है पिछले 16 साल से। हर प्रकार से उनकी लैंड, एयर एंड सी से उनको ब्लॉक किया हुआ है। उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हर उनका खाना पीना, पानी, बिजली, सब कुछ, गैस, सब कुछ बंद कर दिया है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को अटैक किया जा रहा है। तो 2.3 मिलियन लोगों की जो इस समय हालात हैं बहुत ही बदतर हैं। और अगर इजराइल ने ये अपना जंग जारी रखा तो यकीनन ये लड़ाई बहुत बड़ी बढ़ जाएगी और वो इजराइल के हित में नहीं होगी। सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा इस लड़ाई का वो इजराइल को खुद होगा। बिल्कुल, शौकत भारती साहब से समझेंगे। शौकत साहब, कहा जा रहा है इजराइल को भी तो नुकसान है इसमें। बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जाती है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही ओर से, चाहे वेस्टर्न पावर्स हो या फिर अरब ममालिक को, कहा जा रहा है कि अब इस मुद्दे को हल करना चाहिए क्योंकि आम जिंदगियां यहाँ पर जो है वो महफूज नहीं है और जो हक हुकूक हैं लोगों के वो नहीं मिल रहे हैं। तो फिर चैलेंजेस कहाँ पर है? फेलियर पूरे सिस्टम में कहाँ नजर आता है? देखिए, किसी बीमार का इलाज करने के लिए पहले उसकी पूरी रिपोर्ट डॉक्टर्स को पास सामने रखना होगा। शर्त यह है कि इलाज करना चाहता है डॉक्टर या नहीं। वही हाल है, पहले चीजों को देखना होगा। इजराइल, आप गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए, ग्रेटर इजराइल का नक्शा बनाकर इजराइल ने डाल रखा है। उसमें दरियाए नील से लेके दरियाए फुरात तक, है ना, सिर्फ इजराइल के अंदर की बातचीत, फिलिस्तीन के अंदर की बातचीत नहीं है। इजराइल तो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, ठीक है, उसका नक्शा पड़ा हुआ है, यानी उसका हेड एजेंडा क्या है? ग्रेटर इजराइल बनाना। दूसरी जो बुनियादी बातचीत है कि बैतुल मुकद्दस जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला अव्वल है, उसको गिराकर वहां पर हैकल सुलेमानी नस्ब करना चाहता है। सिर्फ उसका यही एजेंडा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या करने जा रहे हो? जहां 3 फेथ का मामला है, जहां यहूदियों के भी फेथ का मामला है, ईसाइयों के भी फेथ का मामला है, मुस्लिम्स के फेथ का मामला है, वहां पर ऐसा कुछ करना चाहिए कि तीनों लोग अपने अपने हिसाब से अमल करें। इजराइल ये चाहता है कि बैतुल मुकद्दस को गिराकर वहां पर हैकल सुलेमानी नस्ब कर दिया जाए। इजराइल ये चाहता है ग्रेटर इजराइल बनाने के बाद इराक का भी इलाका, सीरिया का भी इलाका, जॉर्डन का भी इलाका, सऊदी अरबिया का भी इलाका, ये सारे इलाकों के ऊपर कब्जा। ये कोई छुपा ढकी बातचीत नहीं है। मुझे तो बड़ा अफसोस लगता है कि क्या वेस्टर्न कंट्री को ये नहीं दिख रहा है कि उसने अपने फ्लैग के दोनों तरफ जो ब्लू लाइन डाल रखी है, एक दरियाए फरात है और एक दरियाए नील, यानी दोनों जगह उनको इजराइल चाहिए। और ये सब कुछ जानने के बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप इजराइल को सपोर्ट करते चले जाएंगे, सबसे पहले अमेरिका आगे खड़ा हो गया इजराइल के सपोर्ट के अंदर है, तो इसके मतलब क्या इजराइल इतना कमजोर है कि एक हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लड़ सकता था जिसके लिए अमेरिका को आना पड़ा? या अमेरिका ने आके ये बताया है कि इजराइल जो कुछ करेगा हम उसको करने देंगे? अब ये है कि ये सब कुछ इसलिए चल रहा था कि अरब रूलर्स जो थे वो अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू बने हुए थे। इस वक्त हालात ये हो चुके हैं कि अवाम अपने रूलर्स के खिलाफ है। अगर वो नहीं खड़े होंगे तो उनको लोग उलट देंगे। अब मजबूरी होगी कि मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा होगा। अब मजबूरी होगी कि उसको चारों तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक्स होंगे और अमेरिका के ऊपर भी अटैक्स होंगे। तो जब तक आप पूरी सिचुएशन को नहीं समझेंगे, आप देखिए 6 दिन से एयर रेड्स हो रही हैं। हाँ, पूरा वेस्ट खामोश तमाशाई बना हुआ है। उनकी बिजली काट दी, उनका पानी काट दिया, उनको दवा नहीं दे रहे, उनको कुछ नहीं कर रहे, और सारा रोना वही हमास के ने जो ठीक है, को मारा। ठीक है शरदेंदु साहब, ठीक है शरदेंदु साहब के पास चलते हैं क्योंकि हमने सऊदी का रुख देखा। सऊदी अरब की ओर से कहा गया कि गाजा के जो भी हालात है इसके पीछे इजराइल जिम्मेदार है। इजराइल ने जिस तरह फिलिस्तीनियों के हक हुकूक मारे हैं, एक तरह से सऊदी ने हमास का जो हमला है उसे भी कंडेम नहीं किया, साथ ही साथ इस मामले में अब इजराइल की मुखालफत करता हुआ नजर आया। और ईरान से आज मुलाकात भी हुई है। जिस तरह कहा गया कि आवाम जो है वो फिलिस्तीन के साथ है, इस पर हमने भी चर्चा की। तो मुस्तकबिल में क्या हालात आपको नजर आता है? रूस की ओर से भी जिस तरह का बयान आया वो भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ है, तो दूसरे खेमे में रूस भी दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका इजराइल के सामने पहले
दिन के अटैक के बाद से उसने अपने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे और अपना जंगी बेड़ा भेजा है मेडिटेरियन सी में। तो उसका एक मकसद सिर्फ इजराइल और हमास नहीं है, वो कहीं और देख रहा है। वो इस युद्ध को और एस्केलेट होते हुए नहीं देखना चाहता है और इसके तहत उसने अपने जंगी बेड़ा भेजे। अगर मान लीजिए वहां पे इस तरीके की का जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहता तो हो सकता है हमास की जो है मदद सी रूट से जारी रहती। तो पहली चीज तो उसको ब्लॉक किया गया। दूसरा जो है, जो पूरी दुनिया आज की डेट में जान रही है कि हमास पे क्यों बाहरी सपोर्ट कहाँ से आ सकता है, मिस्र से आ सकता है कि ईरान से आ सकता है कि इराक से आ सकता है कि और ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मदद आई है। और बहुत समय से ये भी कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन से स्मगल्ड होके बाहर आए वो हमास के पास पहुंचे। तो कई तरीके की आशंकाएं थी। इसके तहत अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ा भेजा। और रसद का जो जहां तक सवाल है, जहां तक हथियारों का सवाल है, देखिए 4 दिन का युद्ध आज 6वां दिन है। इजराइल बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, मिलिटरली बहुत सक्षम है, बहुत सारा आसना है, टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत एडवांस है, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन है 4 दिन के अंदर ही आपके हथियार कम पड़ गए। 4 दिन के ही अंदर आपको बाहरी मदद की जरूरत पड़ गई। 4 दिन के समय बाद ही आपको आयरन डोम की जरूरत पड़ गई। आपका डिफेंस सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स करता हुआ दिखा। आप सैचुरेट हो गए और सैचुरेट किया किसने? हमास ने 5000 मिसाइल दाग के, और उसके बाद भी अभी टाइम टू टाइम 100, 150, 50 रॉकेट दागे जा रहे हैं। आपने हमास को खत्म नहीं कर पाए हैं। आपके हथियारों में कमी आ गई है। आपकी इंडस्ट्री थी आर्म्स की, आपने आर्म्स बनाए, टेक्नोलॉजी डेवलप की, बाहर के मुल्कों को बेचा, लेकिन खुद ग्राउंड पे उसको डिलीवर करने में नाकाम रहे। आज की डेट में देखिए रशिया भी इसी में एक्सपोज है यूक्रेन वॉर में, कि आप बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन जब डिलीवरी की बात आई तो आपने बहुत कमियां पाई गई। यही हाल इजराइल का। इजराइल ने देखिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंस अपने टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। हर चीज टेक्नोलॉजी, हर चीज एआई, हर चीज में मैनलेस चीज। लेकिन जब आदमी उसको मैन नहीं करेगा तो कोई भी पैराग्लाइडर लेके चला जाएगा, कोई बुलडोजर लेके आपके फेंस को तोड़ के आपके इलाके में पेनिट्रेट कर जाएगा। तो बेसिक जो चीज है, अगर आप कोई बैरियर क्रिएट करते हैं तो उसको ऑब्जर्वेशन और फायर द्वारा डोमिनेट करना है। उसको मैन आप मशीन से मैन को नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। मशीन आपको असिस्ट कर सकती है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन का जो रिएक्शन, उसको आपको इंटैक्ट रखना पड़ेगा। यहाँ इजराइल फेल हुआ। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, उसने एक डिफरेंस दिया है, जैसे कि ईरान इस युद्ध में ना शामिल हो सके, जैसे कि रशिया इस युद्ध से दूर रहे, और बाकी जो आपके अरब वर्ल्ड के कंट्रीज हैं एक लामबंद ना हो सके और एक डिफरेंस का काम करे, और इजराइल धीरे धीरे हमास पे पूरी तरीके से डोमिनेट कर सके और उनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनको एलिमिनेट कर सके। देखिए गाजा स्ट्रिप में भी बहुत लंबी सुरंग बना रखी है, बहुत दिनों से उनकी प्रिपरेशन चल रही थी। कोई भी एयर स्ट्राइक, कोई भी मिसाइल उस पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आप फिजिकल ट्रूथ को डिप्लॉय नहीं करेंगे। देखिए आपने टैंक लगा रखे हैं वहां पे बॉर्डर पे, लेकिन टैंक तभी ऑपरेट करेंगे जब उनको मैन्यूवर स्पेस चाहिए। मैन्यूवर स्पेस है नहीं, स्ट्रीट बहुत नैरो है, तो आपको फुट ऑन सोल्जर्स को डालना पड़ेगा। जब सोल्जर्स इस तरीके के लिए जाएंगे, हाउस टू हाउस, लेन टू लेन क्लियर करेंगे तो बहुत कैजुअलिटी होगी। तो लिहाजा मेरा मानना है कि अमेरिका का जो स्टैंड है वो एक डिफरेंस का काम करता है, और साथ में बोला कि कोई इसमें ना पड़े, जैसे कि इस सिचुएशन से निकला जा सके। तो ये स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अरब वर्ल्ड जो मुस्लिम वर्ल्ड को एक होना पड़ेगा फिलिस्तीन के कॉज के लिए। ये नहीं कि इजराइल को हमें नीचा दिखाना है, ये है कि हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल, और फिलिस्तीनियों के जो हक हुकूक हैं वो उन्हें दिलाने हैं। इस तरह से आवाज को बुलंद करने की जरूरत यहाँ पर महसूस की जानी चाहिए, और कमी कहाँ पर है वही तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पीके सहगल साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। तस्वीरें हमने दोनों तरफ की देखी, आम जो लोग हैं उन्हें तकलीफ है, उन्हें परेशानी है। यूएन मजम्मत कर चुका है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी यहाँ पर हो रही है, लेकिन हल क्या है? अब किस मुआहदे का इंतजार है? क्या तजवीज यहाँ पर पेश की जानी चाहिए? कहां पर आप देख रहे हैं खमी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस समय पूरी दुनिया जो है वो काफी से ज्यादा मुश्किल में है। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, यूक्रेन और रशिया वॉर के समय और बैठ गई, एनर्जी सिक्योरिटी से दुनिया दुखी है, फूड सिक्योरिटी से दुखी है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, करेंसीज की वैल्यू गिर गई है। और अगर एक और युद्ध इस वक्त शुरू हो गया तो सारी दुनिया, कोई नहीं चाहता, ना तो अमेरिका चाहता है कि युद्ध बढ़े, ना रशिया चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना हिंदुस्तान चाहता है,
ना इसराइल चाहता है, ना अरब वर्ल्ड चाहती है, ना मुस्लिम वर्ल्ड चाहती है। इस समय कोई भी लड़ाई नहीं चाहता। वो सारों को मालूम है कि अगर इस समय लड़ाई और आती है इधर तो सारे विश्व को नुकसान होगा, इंक्लूडिंग इसराइल को। ऐसे में और हिंदुस्तान तो साफ तौर पे कहता है कि आज के माहौल में युद्ध जो है किसी भी मसले का हल नहीं है। आपको डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसको निगाह में रखते हुए मुझे लगता है कि जबरदस्त प्रेशर डाला जाएगा अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से ऑन दी वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर आप देखो जितना यूरोप का ऑयल एंड गैस था, दे वर डिपेंडेंट ऑन रशिया। रशिया ने उनको ऑयल एंड गैस देना बंद कर दिया, उन्होंने उनसे खरीदना बंद कर दिया है। तो उनकी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऊपर और बढ़ गई है। कि मुस्लिम एंड ओपेक, ये जो अरब कंट्रीज हैं ओपेक को कंट्रोल करती हैं, ये वास्तव में अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे ताकि ऑयल की कीमतें आसमान को छुए, जिससे यूरोप के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो प्रेशराइज करे इसराइल को कि वो बातचीत के लिए तैयार हो, वो यूनिलैटरल सीज फायर करे। क्योंकि इसराइल को पहले सीज फायर करनी पड़ेगी। तो जब तक वो सीज फायर नहीं करता और ये लड़ाई बंद नहीं करता, कोई डिस्कशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, वो प्रेशराइज करेंगे इसराइल को कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है गाजा में, मैंने कहा 2.3 मिलियन लोगों की जान खतरे में है। उनकी बिजली काट दी है, उनका खाना काट दिया, उनका पानी काट दिया, उनकी दवाइयां काट दी हैं, उनके सब कुछ काट दिए हैं और पूरा एयर लैंड और सी से उनको बंधक बना रखा है। 16 साल से दुनिया की सबसे बड़ी एक किस्म से ओपन जेल है। तो अगर ये इसराइल, इवन बाइडन ने आज सुबह कहा है कि देखो जो उन्होंने बर्बरता की हमास से, आप उस माफी की बर्बरता मत करो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मत करो। और कहा है उनको साफ तौर पे आप सिविलियन टारगेट्स को मत सिविलियंस को मत करो। बिल्कुल। इसराइल ने बड़े पैमाने पर सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया है अंडर द गाइज की हम हमास को मार रहे हैं। हमास के अभी भी जो लड़ाके मारे गए, इसराइल के लड़ाके जो मारे गए उससे कम है, लेकिन हजारों की तादाद में सिविलियंस को बर्बाद कर दिया है और उनके पास कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएंगे वो। ऐसे में जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा ओआईसी की तरफ से, जीसीसी तरफ के हमास के ऊपर कि अगर इसराइल सीज फायर करता है तो वो भी सीज फायर एक्सेप्ट करे। और उधर वेस्टर्न वर्ल्ड को फोर्स करना पड़ेगा इसराइल को कि सीज फायर करो। एंड अगर आप परमानेंट पीस चाहते हो तो आपको पैलेस्टीन स्टेट कायम करनी पड़ेगी और वो स्टेट होनी चाहिए मेडिटेरेनियन से लेके जॉर्डन रिवर तक। ये तो वन कंटिन्यूअस स्टेट, ना कि इधर गाजा स्ट्रिप और उधर वेस्ट बैंक वगैरह। और जेरूसलम जो है उसका पैलेस्टीन का कैपिटल होगा, जिसको जबरदस्ती इसराइल अपना कैपिटल बनाना चाहता है, टेल अवीव से शिफ्ट करना चाहता है अपना कैपिटल वहां पे। अगर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एम्बेसी भी वहां पे शिफ्ट कर दी। तमाम चीजें गलत है। वास्तव में भी इसराइल को रोल बैक करनी पड़ेगी वो तमाम सेटलमेंट्स जिनके ऊपर उन्होंने गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया हुआ है। यूएन ने उसको एग्री नहीं किया, किसी देश ने उसको एग्री नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने उसको कंडेम नहीं किया, यूरोप वगैरह ने उसको कंडेम नहीं किया। और जहां तक यूएन रेजोल्यूशन है, इसराइल ने उनको कभी भी कबूल नहीं किया, उनको हमेशा ही ठुकराता रहा है। उसको गलत फहमी थी कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जी, वो उसकी तो गलत फहमी थी। वही जो अभी तस्वीरें सामने आई, जाहिर सी बात है उसमें साफ हो गई ये भी तस्वीर जो आपने कहा। और आपने जिक्र किया कि अगर ऐसा किया जाए, अगर ये चाहा जाए, लेकिन वही सवाल है कि चाहत होगी कैसे, क्योंकि ओआईसी की यकजहती की बात कर रहे हैं, चाहे वेस्टर्न पावर्स की बात की जाए, फिलिस्तीन का जो अहम मुद्दा है, जो असल मुद्दा है, उस पर यहाँ पर बात की कमी महसूस की जाती है। अब हमास ने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, जैसे अटैक किया है, उसे ही कंडेम किया जाने लगा है। सोहेल साहब, आपसे समझना चाहेंगे, आज 6 दिन बीतने के बाद अब ईरान और सऊदी ने यह पहल की है कि बातचीत की है। दोनों लीडरान के बीच बातचीत भी नहीं थी, राब्ता हम देखते हैं ईरान और सऊदी का काफी वक्त बाद हुआ है। दोनों लीडरान के बीच जो चर्चा हुई है और इस जंग को लेकर हुई है, क्या आपको लगता है अब सूरत हाल में कुछ तब्दीली, कुछ हद तक बेहतरी होगी? बिल्कुल, मुझे लगता है और पूरी होप है कि बातचीत का सिलसिला जो है किसी न किसी रद्द अमल पे जरूर पहुंचेगा। क्योंकि आप देखिए कि बेसिक जो क्वेश्चन है वो जब भी बातचीत होगी कि जस्टिफिकेशन क्या, बेसिक जस्टिफिकेशन क्या थी वॉर की, जो इतना ह्यूमन लॉस उन्होंने कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, 6 दिन है, लोग पूरी दुनिया जो है वो इस अटैक को कंडेम कर रही है और जस्टिफिकेशन ढूंढने की बात कर रही है। और जस्टिफिकेशन अभी तक कोई इतनी जबरदस्त सामने आई नहीं है जो हमास जस्टिफाई करेगा कि वॉर क्यों की और वॉर की क्या पैरामीटर्स थे और इतना ह्यूमन लॉस कैसे मुमकिन है हुआ है। तो मुझे लगता है कि बातचीत ही, डायलॉग ही एक प्रोसेस है जो किसी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल वॉर जैसी सिचुएशंस को जो है वो
सबसाइड कर सकता है, रोक सकता है, या बातचीत से कुछ और चीजें सामने आएंगी जिसपे पूरा वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो जरूर बदलेगा और कोई ना कोई मसले का हल जो है, क्योंकि सिर्फ इन दो मुल्कों के बीच में जंग से सिर्फ इन दो मुल्कों का नुकसान नहीं होता। मैंने पहले ही आपसे कहा, इससे पूरी दुनिया, जैसे मेरे इससे पहले किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि वर्ल्ड वार होने का अंदेशा हो सकता है या कुछ और मुल्क इसमें मुलविस हो सकते हैं और मुल्कों को नुकसान हो सकता है। तो कोई ना कोई, मैं समझता हूँ इस बातचीत से कोई ना कोई रास्ता जो है वो जरूर हमवार होगा डायलॉग को लेकर। बिल्कुल, और यही ज़रूरत भी महसूस की जानी चाहिए। शौकत भारती साहब, आपसे यहाँ समझेंगे, जिस तरह जिक्र किया गया कि वेस्टर्न पावर्स अगर जोर डालते हैं इजराइल पर, अरब ममालिक की ओर से फिलिस्तीन की आवाज़ बुलंद की जानी अगर जाती है, तो फिर बातचीत के जरिए, एक टेबल पर डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले का कोई हल ढूंढा जा सकता है। क्योंकि हमने देखा 5 जंगें लड़ी जा चुकी हैं, मुद्दा वहीं का वहीं है, मसला वहीं है, और आम जो लोग हैं उनकी जिंदगी की हलाकत यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, वर्ल्ड पावर्स जो हैं उनके पास वाकई बड़ी पावर्स हैं, लेकिन जस्टिस के बगैर पीस नहीं हो सकती। तो जब पार्टी बनने के बजाय जस्टिस करने लोग बैठेंगे तो यकीनन पीस हो जाएगी। ये पीस करने का तरीका नहीं था कि जब ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी चाहिए थी उस वक्त आप हथियार पहुंचा रहे हैं। यानी सवाल पैदा होता है, आप हमदर्दी जाहिर करते उस अटैक के ऊपर, वो सारी चीजें थी, आप उसकी मदद के लिए तमाम बेड़े लाके खड़ा कर रहे हैं। इसके मतलब आपने एक लाइसेंस दे दिया कि हम तुम्हें हथियार भी दे रहे हैं, तुम अटैक भी करो। तो देखिए, यूएनओ के अंदर बैठकर सबसे बड़ी मनमानी तो अमेरिका करता है। ट्रंप ने ही आके तेल अवीव से जेरूसलम की कैपिटल को शिफ्ट करवा दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर अमेरिका चाहे तो इजराइल की हैसियत नहीं है कि वो जो सही फैसले हो रहे हैं उसको न माने। क्यों नहीं पूछते तमाम वर्ल्ड पावर्स, क्यों नहीं पूछती कि तुमने ये ग्रेटर इजराइल का गेम क्यों शुरू किया है जी? अब तो ये फिलिस्तीन के बाहर तुमने क्यों जेरूसलम को कैपिटल बनाने की बातचीत की है? तुम क्यों जो है बैतुल मुकद्दस को गिराने के बाद वहां हैकले सुलेमानी नस्ब करना चाहते हो? तो इसके मतलब तुम दो लोगों से, मुस्लिम से और क्रिश्चियन से, उनकी जो पॉइस जगह है, हॉली जगह है, उसको क्यों छीनना चाहते हो? अच्छा, ये हिडन एजेंडा नहीं है, ये सामने का है। ये पूछ वही सकती हैं जो बड़ी पावर्स हैं, लेकिन जब सारी बड़ी पावर्स इनके साथ में हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर जाहिर सी बातचीत है वो और बिगड़ेगा और वो बिगड़ता चला जा रहा है। ये सब कुछ जो हुआ है, जो ह्यूमन लॉसेस हो रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के अंदर हुए हो, चाहे वो इजराइल के अंदर हुए हो, चाहे कहीं पर भी कोई बेगुनाह इंसान अगर मारा जा रहा है, इन सब की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस पे है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूरोप की है और अमेरिका की है। और ये अरब कंट्रीज जो थे, ये सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, शुरू से हाथ में हाँ मिला रहे हैं। अब तो इनकी मजबूरी हो गई है कि ये उनके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। ठीक है, अब देखना होगा कि मुस्तकबिल में सूरत हाल क्या बनती है। मीटिंग्स का दौर तो आज हमने देखा कि 6 दिनों के बाद यहाँ पर देखने को मिला। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, इस चर्चा में आप शामिल हुए। तो अब इजराइल और हमास की जो लड़ाई है, अब इसका मुस्तकबिल में क्या होता है, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब। مخيم جباليا اللي عايش في قلب المخيم، في قلب المخيم هذا سوبر ماركت رابع.